नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक महामारी कोविड-19 यानी कोरोना संक्रमण के चलते पहले वर्ष में मानसिक अवसाद और एंजाइटी के 25% से अधिक मामले सामने आए हैं पूरी दुनिया में। विश्व मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1 अरब लोग, जिनमें से 14% किशोर थे, 2019 में किसी न किसी रूप में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे के साथ जी रहे थे। यूनिसेफ की रिपोर्ट भी जो सामने उभर के आई वो खास तौर पे बच्चों पर केंद्रित थी। ये रिपोर्ट 2021 में सामने आई और यूनिसेफ की इस रिपोर्ट ने भी कहा कि कोरोना संक्रमण का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। देश दुनिया में अभी भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट पर चर्चा करना और इसे समझना जरूरी है। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्स के मनोरोग चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर राजेश सागर जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे निमहांस के मनोरोग चिकित्सक विभाग के प्रोफेसर देवव्रत कुमार जी से। देवव्रत कुमार जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत राजेश जी मैं आपसे करूँगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ये रिपोर्ट जो दुनिया की एक तस्वीर ऐसी प्रस्तुत कर रही है कि कोरोना संक्रमण के बाद खास तौर से 2019 में बुरी तरह से लोग प्रभावित हुए हैं। अपना देश भी प्रभावित हुआ, लोगों ने अपनों को गंवाया, आर्थिक नुकसान भी लोगों का हुआ, सामाजिक स्तर पे भी इसका प्रभाव देखने पर आया और इस सब ने हर किसी के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये मानना बहुत ज़रूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं वो कोरोना से पहले भी थी और पूरे विश्व में थी, हमारे देश में भी थी। और जो बर्डन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर की जो रिपोर्ट है उसमें था कि एक व्यक्ति 7 में से 1 व्यक्ति को मानसिक बीमारियां हैं, करीब 20 करोड़ के करीब को मानसिक समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये मानना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना के चलते और पिछले 2 साल में जिसकी इतनी चर्चा हो रही है कि एक तो कोरोना की वजह से और एक जो है उसके जो इनडायरेक्ट इफेक्ट्स है, जैसे कि आपका जो है आर्थिक प्रॉब्लम्स को लेकर हुआ या कई जो फैमिली में जो डेथ्स हुई वहाँ पे उसमें समस्याएं हुई, या एक तरह का आप कह सकते हैं कि कई लोगों में जिस तरह की प्रॉब्लम्स हुई, अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम हुई। और एक कोरोना बीमारी को लेकर तो अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल हुआ। और ये सब चीज़ों को लेकर मानसिक दर जो है, प्रॉब्लम्स जो हैं, ये कहा गया कि 25% या जो हमारे देश में जो आंकड़े हैं वो कहते हैं 35% जो बड़ा है। एंजाइटी, डिप्रेशन, खासकर ये बीमारी, और उसके अलावा और भी जो स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन सब का जो है काफ़ी इजाफा हुआ है। और उसके अलावा जो ये तो बीमारी की बात है, लेकिन कुछ समस्याएं जैसे जो है नींद कम होना या चिड़चिड़ाहट होना या गुस्सा आना, इस तरह का व्यवहार भी लोगों में इस दौरान देखा गया कि ज़्यादा था। और क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था, एक घर से बाहर नहीं जा सकते थे और कई घरों में डोमेस्टिक वायलेंस था, तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से कहा जाता है कि मानसिक समस्याएं जो हैं वो बड़ी हैं। और इसीलिए जैसे आप कह रहे हैं विश्व में 25% बड़ी हैं, लेकिन अलग अलग देशों के अलग अलग आंकड़े हैं। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि मानसिक प्रॉब्लम जो है पहले भी थी लेकिन कोई इसके बारे में इतनी चर्चा नहीं होती थी। लेकिन कोविड के बाद, कोरोना के बाद ये उजागर हो गई हैं। ये सबके अब समझ में आ गया है कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसका जो दर है वो बड़ा है। और लेकिन ज़रूरी बात यह है कि हमें इसके लिए प्रिपेयर होना है, हमें इसके लिए अभी से काम करना है और जिस पे और चर्चा कर सकते हैं क्या क्या किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक चुनौती है जो मानसिक स्वास्थ्य है, वो दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए भी चुनौती है क्योंकि आत्महत्या के जो मामले हैं, चिंता, अवसाद के कारण, वो भी दुनिया की एक डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। हर देश के अलग अलग आंकड़े हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं जिसके चलते मानसिक स्वास्थ्य पर काफ़ी नकारात्मक असर
पड़ता है, लेकिन कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका निदान नहीं हो सकता। उस पर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। देवव्रत जी, आप कैसे देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस रिपोर्ट को? क्या वजह मानी जाए? मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो अलग अलग लक्षण होते थे वो पहले भी सामने उभर के आते थे, मानसिक बीमारियां पहले भी थी, लेकिन कोविड ने इसको बढ़ाने का काम किया है और WHO की रिपोर्ट ये तस्वीर पेश कर रही है पूरी दुनिया की। देखिए, जैसा कि अभी प्रोफेसर सागर ने भी कहा कि दो बातें हैं। पहली बात यह है कि मानसिक रोग या मानसिक समस्याएं बृहद स्तर पे हमेशा से रही हैं। आप अगर WHO के ही पहले के आंकड़ों को देखें तो ये अलार्मिंग रेट पे हमेशा से रही है और ये हमेशा से एक नेग्लेक्टेड क्षेत्र रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जी 2% से बहुत कम पैसा इस पे खर्च किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य बहुत कम हमारे प्रायोरिटी में रहता है। व्यक्तिगत स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, स्वास्थ्य के क्षेत्र के स्तर पे। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि कोविड के कारण से मानसिक परिस्थितियों में ये लाइट में आया है। जी। जो दूसरी बात है कि कोविड ने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया, एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट किया जिससे कुछ बहुत सारे ऐसी चीजें हुई जिनसे मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ही सीधा प्रभाव पड़ा। जैसे कि लोगों को एक जो चिंता जो सबसे पहले प्रारंभ हुआ कि हम इस वायरस के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे, तो उसने जो भय उत्पन्न किया और उसके कारण से उससे इन्फेक्टेड होने का जो डर था, दूसरों को इन्फेक्ट करने का जो डर था, उसके कारण से जो आइसोलेशंस हो रहे थे, उसके कारण से जो विभिन्न मानसिक विकृतियां पैदा हो रही थी, इन सारी चीज़ों ने सामूहिक रूप से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सचमुच प्रभावित किया। और हमने उन आंकड़ों को देखा जो काफी डरावने थे। जैसा कि WHO ने भी लिखा है कि 25% दर में वृद्धि हुई डिप्रेशन में और चिंता के रोग में। कोविड ने, मैं तो ये बोलूँगा, कोविड ने एक दूसरे चीज को भी दिखलाया जो बहुत रिमार्केबल है, और वो ये है कि कोविड ने ये दिखलाया कि हम कितने प्रभावी ढंग से एक ऐसी परिस्थिति को जिसको हम नहीं जानते हैं, हम स्वयं को लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। जी। आप सिर्फ दूसरे देशों को ही नहीं देखिए, भारत में, और मैं समझता हूँ डॉक्टर सागर और दूसरे जो पैनलिस्ट हैं मेरे इस बात से सहमत होंगे कि भारत में जिस तरह से सामाजिक रूप से लोग सामने आए और मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों ने जिस तरह से अपने आप को बहुत तेजी से तैयार किया इस परिस्थिति से लड़ने के लिए, जिस तरह से हेल्थ सर्विसेज को यूज किया गया, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि अगर हम एक अपने आप को तैयार करें इस मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी सुविधा देने के लिए और इन परिस्थितियों से जूझने के लिए, तो शायद हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस तरह से बहुत लार्ज स्केल पे टेली काउंसलिंग किया गया, बहुत लार्ज स्केल पे उन काउंसलर्स को तैयार किया गया जो इस परिस्थिति से डायरेक्ट सामना कर सके, तो ये दूसरी बात है जो हमारे रेजिलियंस को दिखलाता है, हमारे समाज के रेजिलियंस को दिखलाता है। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि वो एक बहुत ही सकारात्मक बात भी था। ऑफ कोर्स डिजीज का इतना फैलना या इतने लोगों का प्रभावित होना ये कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता है, लेकिन जिस तरह से हमने उसका सामना किया, उस पूरी तरह से एक नई परिस्थिति का, वो शायद हमारे लिए बहुत कहीं ना कहीं पे एक मतलब कि खुद का एक सपोर्ट ये भी है। जी बिल्कुल देवव्रत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से सभी ने मिलकर अपने देश में कोरोना संक्रमण का मुकाबला किया, वो चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय हो, जिस तरह से सबने मिलकर, डॉक्टरों ने, नर्सों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, सबने मिलकर लोगों को संभालने की कोशिश की, उसके चलते मैं ये नहीं कहूँगा कि नुकसान नहीं हुआ, लोगों ने अपनों को गंवाया है, मानसिक तनाव को भी झेला है, वो सब हुआ, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हम संभाल सके। लेकिन अब उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो जरूर चिंता है और उसका भी मुकाबला करने की ज़रूरत है। आपसे मैं ये समझना चाहूँगा राकेश जी, अगर हम बात करते हैं कोरोना संक्रमण की, उसके बाद लोगों के सामने, खास क्योंकि आप एम्स में हैं, किस तरह के रोगी आपके पास ज़्यादा आए, किस तरह के लक्षण वाले मरीज ज़्यादा आए, किस तरह की उनमें चिंता थी? क्या नौकरी को लेकर चिंता थी? घरेलू हिंसा का मामला ज़्यादा था? किस बात का तनाव था? किस तरह की चिंताएं थीं?
देखिए, ये बात सही है कि एक तो प्रॉब्लम जो थी मानसिक रूप से लेके वो डायरेक्टली कोविड से रिलेटेड थी। जो डायरेक्ट जिनको कोविड हुआ है अपने आप को, या जो परिवार में किसी को हुआ है, तो उससे संबंधित जो है कुछ समस्याएं थी। एक तो उसी वक्त में थी समस्याएं, जो अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम थी। जब आपको कोविड हुआ है, मैं किसी से मिल नहीं सकता या किसी से बात नहीं कर सकता। और कुछ जो व्यक्ति हैं जो आईसीयू में थे, वहाँ पे वो जिस वातावरण से गुजरे, वहाँ पे मान लीजिए आप थे और बगल में किसी की डेथ हो गई, तो आपने वो सब देखा नज़ारा। तो वो एक जो एक्यूट माहौल में आप गुजरे हैं, तो वो चीज़ जो है आपके जहन में थी। और उस तरह के जो व्यक्ति हैं वो ओपीडी में उन्होंने कंसल्टेशन लिया, और ख़ासकर उनको एंजाइटी या डिप्रेशन इस तरह की प्रॉब्लम थी। या एक हम कहते हैं स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। कहने का मतलब है, क्योंकि आपने इतना कुछ देखा अपने सामने, इतनी मशीनें देखी सामने, अपने जो है किसी को देखा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो सब आपके एक माइंड में आता है और आप उसको थॉट्स आते हैं, बार बार आप उसके बारे में सोचते हैं, आपको घबराहट होती है, आपको फ्लैशबैक्स होते हैं आपको। तो वो भी एक तरह की जो स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो भी देखने में आई। और इसीलिए हम अपने ओपीडी कार्ड में लिखते थे कि इसको कोविड हुआ है या नहीं हुआ है, और उसी के बारे में फिर डिस्कस करते थे। और इवन अगर बच्चों की भी बात करें तो उनके भी, जैसे परिवार में अगर बाकी लोगों को कोविड हुआ है, तो उनके साथ भी जो गुजरे हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, इस तरह की समस्याएं बड़ी। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये ज़रूरी है समझना कि हम एक डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम की। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी गई कि अगर हम उसको बांटें भी ना, तो एक डिस्ट्रेस लेवल बढ़ गया। एक कष्ट का जो है, आप उसको एक प्रकार से डिवाइड नहीं कर सकते, या एंजाइटी है या डिप्रेशन है। एक प्रकार की स्थिति है कि आप अनकंफर्टेबल हैं, एक कष्ट में हैं, एक डिस्ट्रेस में हैं। तो वो भी एक समस्या काफ़ी थी, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि एंजाइटी डिप्रेशन तो एक डायग्नोसिस है, एक तरह का एक बीमारी है, लेकिन उसके अलावा भी एक ओवरऑल डिस्ट्रेस जो है वो बढ़ गया। लेकिन ये भी ज़रूरी है समझना कि अगर हम डिसऑर्डर की बात ना करें, तो कुछ तो समस्याएं हैं, जैसे नींद कम होना, ये अपने आप में काफ़ी देखा गया। या एक तरह का एक वीकनेस होना, एक थकावट होना, मेरा माइंड जो है काम नहीं कर रहा है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, जिसको आजकल हम लॉन्ग कोविड सिम्टम्स बोलते हैं। और ये भी देखा गया, इतने जो शोध हुआ है कि जो व्यक्ति कोविड से गुजरा है उसको इस तरह के सिम्टम्स हैं, जैसे थकावट होना, वीकनेस होना, एंजाइटी होना या नींद कम होना। तो ये सिम्टम्स भी चले आ रहे हैं। और कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम, तो वो जो है कुछ महीनों बाद, 3 महीने के बाद इस तरह के सिम्टम्स हैं। और ये भी देखा कि किसी व्यक्ति के परिवार में आसपास जो है डेथ्स हो गई, और इसीलिए आईसीएमआर और डॉक्यूमेंट भी बनाया है कि कैसे इसको हम जो है हमें उनको सपोर्ट करना है, कैसे काउंसिल करना है, कैसे उनसे बातचीत करनी है। क्योंकि देश में साइकियाट्रिस्ट का नंबर बहुत कम है, तो कैसे बाकी जो डॉक्टर हैं, बाकी जो हेल्थ वर्कर हैं, वो कैसे इसको बातचीत के ज़रिए उनको एक सहारा दे सकें, एक सपोर्ट दे सकें। तो और ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें ये तो ज़रूरी है कि कोविड ने बहुत कुछ हमें सिखाया भी। आप कह सकते हैं कि सब लोग कैसे मिलजुल कर सामने आए, कैसे सब ने मिलकर उसका सामना किया और एक दूसरे की मदद की, और एक दूसरे को किस तरह से सपोर्ट किया। तो ये भी दर्शाता है कि हम में वो शक्ति है, हम में वो चीज़ है जहाँ पे हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है देवदत्त जी, ये एक बहुत बड़ा कारण इसको माना जा सकता है। हालांकि हमारे देश में जो मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है वो बहुत अच्छी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भारत के नवीनतम जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट है 2015-16 के अनुसार भारत में अनुमानित 150 मिलियन लोगों को मानसिक जो स्वास्थ्य है उसकी देखभाल की आवश्यकता है। ये सरकार का आंकड़ा है, लेकिन उसके तमाम कारण हैं। हम बात कोविड के बाद की स्थितियों की कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आपके भी क्लिनिक में किस तरह के केसेस आए जाते? क्या कैरियर को लेकर लोगों को चिंता थी? स्वास्थ्य को लेकर स्वाभाविक है, चिंता हर किसी को थी। एक भावनात्मक भी लोगों को एक समस्या उस समय उभर के सामने आई, अकेलेपन का सवाल खड़ा हुआ। आप कैसे देखते हैं, किस तरह के रोगी उभर के सामने ज्यादा आए?
जिस तरह जैसा कि डॉक्टर सागर ने बताया, ऑलमोस्ट ऐसे ही हर जगह पे रोगी आ रहे थे जहाँ पे उनको चिंता थी। इनफैक्ट उस समय जब स्वास्थ्य सर्विसेज को अवेल करने के लिए फिजिकली कम लोग आ रहे थे और टेली काउंसलिंग और टेली कंसल्टेशन ज़्यादा हो रहा था, तो ज़्यादातर लोग इस तरह के चिंताओं से ग्रसित थे कि इसके बाद क्या होगा। बहुत ज़्यादा इस तरह का भय था कि मतलब वो इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन उनको ये भय था कि कहीं वो इन्फेक्टेड नहीं हो गए। तो चिंताएँ थी, डिप्रेशन था, वो तो सारी चीज़ें थी ही। मुख्य तौर पे उसी तरह के, और जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे भी केसेस थे जो जिनको आप डायग्नोस नहीं कर सकते हैं, बट वो काफ़ी स्ट्रेस्ड थे। उसी समय चूँकि इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी थे, तो और हम बैंगलोर में वैसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे आईटी सेक्टर्स में बहुत लोग काम करते हैं, तो वैसे लोग बहुत आ रहे, फिर लोगों ने कंसल्ट किया, जिन्हें जॉब का भय था, जिन्हें उस तरह के लॉसेस थे, जिनके ऊपर ईएमआई और अलग तरह के कर्ज थे और उनको अपने नौकरी पेशा इन सब चीज़ों का भय था। ये सब काफ़ी मतलब एक सामान्य बात है ये समझना कि अगर आप सडनली आप एक ऐसे परिस्थिति में पड़ जाते हैं जहाँ पे आपके सामने ये नहीं बहुत स्पष्ट है कि आगे क्या होगा, तो उससे एक जो सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी आती है, एक अनिश्चितता का जो मन भय आता है, वो एंग्ज़ियस करना, किसी को चिंतित कर देना बहुत स्वाभाविक है। ये बात ज़रूर समझने की ज़रूरत है कि शायद इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उस परिस्थिति के निकलने के बाद उस डिज़ीज़ के साथ वो नहीं जी रहे हैं। वो उस समय उनका रिएक्शन था जो काफ़ी हद तक सेटल हो चुका होगा। लेकिन शायद इस संबंध में अगर और शोध किया जाए तो ये समझ में आया कि जिन जिन लोगों को उस समय डायग्नोस किया गया, क्या अभी भी वो उसके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर उसके दर में काफ़ी कमी आई है, क्योंकि वैक्सीनेशन ये सब के बाद कोविड के मामले में काफ़ी नियंत्रण हुआ है। हमारे देश में सचमुच बहुत अच्छे स्तर पे इसका प्रयास किया गया है और संभवतः बहुत सारे डायग्नोसिस जो उस समय हो रहे थे, ये संभावना है कि अब शायद उस स्तर पे ना हो। प्रोफेसर सागर, एक रिपोर्ट यूनिसेफ की है 2021 की। अगर इस रिपोर्ट की बात मैं करूं तो 21 देशों में 20,000 बच्चों पर एक सर्वे किया गया, युवाओं पर भी सर्वे किया गया। खास तौर से जो इसमें वर्ग था, उस वर्ग के 15 से 24 साल के जो समूह था उसके ऊपर सर्वे किया गया और इसमें जो बात उभर के आई कि दुनिया भर में तमाम तरह के मानसिक रोग देखने को मिले, लेकिन जो भारत के लिए खास तौर पर बात थी कि इस वर्ग के बच्चों में एक बच्चा खुद को निराश महसूस करता है और किसी की मदद लेना नहीं चाहता। अगर उसे मानसिक तनाव है तो वो किसी की मदद लेना नहीं चाहता है। इसके मायने क्या हैं, इसके संकेत क्या हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और ये बात बिल्कुल सही है। यूनिसेफ की रिपोर्ट आई थी, हम चर्चा भी इस पे हुई थी और क्योंकि ये बड़ा यूनिकली देखा गया कि जो काफ़ी बच्चे जो हैं वो ये कहते हैं उनको ज़रूरत नहीं है इसकी जो है हेल्प लेने की। देखिए, इसमें इसीलिए दर्शाता है कि हमें एजुकेट करना कितना ज़रूरी है, क्रिएटिंग अवेयरनेस, सभी लोगों को उसके बारे में बताना, उसके फ़ायदे बताना, क्योंकि कई जो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हम ये कहते हैं कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिसकंसेप्शन हैं, कई प्रकार का मिसकंसेप्शन है। कईयों को ये मिसकंसेप्शन है, अगर हम गिनती करेंगे तो बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शन हैं जहाँ पे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि इसीलिए उन्हें लगता है ये बीमारी है क्या, ये तो ऊपरी चक्कर है या हवा का चक्कर है, डॉक्टर के पास हम क्यों जाएं। हम इसीलिए देखा गया है बहुत सारे जो लोग हैं वो फेथ हीलर और इस प्रकार के लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं एक बार दवा शुरू कर दी ज़िंदगी भर चलेगी। दवाइयों की अपनी प्रॉब्लम कहते हैं बहुत इसमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो बहुत सारी ऐसे भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शंस हैं इसके बारे में और तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करानी है, हमें बताना है, हमें जो है इसके बारे में डिस्कस करना है। तो अगर हम ये सब करेंगे, और ये देखा गया कि पिछले कुछ साल में ज़रूर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत डिस्कशन हुआ है, जैसे प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और बाकी जगह पे भी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है क्योंकि हमारा देश बहुत विशाल देश है, बहुत डाइवर्स देश है। उन्हीं की भाषा में हमें एक्सप्लेन करना होगा, तभी उनको लगेगा कि भाई इससे ये भी, क्योंकि कई बार कई व्यक्तियों को पता नहीं होता, पहले तो समझ नहीं पाते बीमारी क्या है,
दूसरा ये नहीं समझ पाते ये बीमारी है तो मैं किसके पास जाऊं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक ओसीडी एक समस्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब उसमें व्यक्ति जो है बार बार हाथ धोता है या बार बार चेक करता है, तो उसे ये नहीं, व्यक्ति को जिसको, और कई देखा गया है कि सालों तक ये प्रॉब्लम होती है और उसके बाद वो हेल्प सीकिंग करते हैं, या क्योंकि उनको पता ही नहीं होता किससे मिलें, किस डॉक्टर से मिलें। और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जहाँ पे उनको पता ही नहीं होता कि बीमारी है या नहीं है, और बात करें तो किससे बात करें। और कुछ बीमारी ऐसी हैं जो बात करने में हिचकिचाते भी हैं, वो डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं। और कई बार जो है बाकी लोग जो हैं उनको थोड़ा सा वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो ठीक हो जाएगा, हम तुम्हें घुमाने ले चलेंगे, हम तुम्हें मसूरी घुमा लाएंगे या इधर ले जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम जो है अवसाद जो है ठीक हो जाएगा। तो क्योंकि क्या है, ये देखा गया है कि जैसे हम फिजिकल इलनेस, जो हमारी जो मेडिकल प्रॉब्लम को हम रियल समझते हैं, मानसिक समस्याओं को हम रियल नहीं समझ पाते। अगर कोई व्यक्ति को अवसाद है, चुप चुप बैठा है, काम नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो बाकी घर वाले या दोस्त कहेंगे अरे नहीं उठ जाओ, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, तो उसको इस तरह से बताएंगे जैसे डॉक्टर साहब बीमारी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा आपसे। लेकिन देवव्रत जी, अगर एक मुद्दा और मैं उठाना चाहूं, 14% बच्चे डिप्रेशन का शिकार है। यूनिसेफ की इस रिपोर्ट को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो अपने में एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि अगर 14% बच्चे डिप्रेशन की गिरफ्त में हैं कोविड के बाद, तो अपने आप में एक गंभीर स्थिति है। वजह क्या है इसकी? जब हम बच्चों की यहां बात कर रहे हैं, हालांकि उसमें 18 वर्ष से अगर ऊपर की बात हम करें तो युवा हैं, और उससे नीचे बच्चे मान लेते हैं, क्योंकि 15 से 24 वर्ग की आयु वर्ग के लोगों की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। देखिए, इसमें सिर्फ आप एक तो कोविड के परिस्थिति के बारे में सोच सकते हैं और एक आप सामान्य तौर पे सोच सकते हैं क्या स्थितियां हैं। कोविड के समय स्कूलों में नहीं जाना, बच्चों के साथ नहीं खेल पाना, इंटरेक्शन की कमी, इन चीज़ों का निश्चित तौर पे मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा। इसके लिए कोई मानसिक रोग विशेषज्ञ के बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये हर कोई महसूस कर रहा था। हम सारे घरों में उन बच्चों के साथ क्या हो रहा था ये हम सब महसूस कर रहे थे। तो कोविड ने तो निश्चित तौर पे मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव डाला, ये तो एक फैक्ट है। एक दूसरा जो ज़्यादा वृहद कारण है, जैसा कि पहले से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक रोग कोविड के साथ नहीं उत्पन्न हुआ है। वो ये है कि उस वर्ग में, खासकर बच्चों के ये में, जो अप्रोच होना चाहिए शायद उस अप्रोच पे हमने अभी तक बहुत इफ़ेक्टिव वे में काम नहीं किया है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये ज़रूरत है कि हम प्रमोशन, प्रिवेंशन और अर्ली इंटरवेंशन के सिद्धांत पे काम करें। सबसे पहले हम मानसिक स्वास्थ्य के प्रमोशन के लिए काम करें जी, उसके बाद हम प्रिवेंशन पे ध्यान दें, और जब वो ना, ये दोनों के बाद अर्ली इंटरवेंशन या इंटरवेंशन का रोल आता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को इनकलकेट करें, उन चीज़ों को बच्चों में उस समय डालें जब उन पे जब वो सामान्य वातावरण में हैं। जैसे कि मैं एक सामान्य सा एग्जांपल देता हूँ। एक प्रोग्राम होता है जो पूरे वर्ल्ड में चलता है, जिसको स्कूल मेंटल हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम बोलते हैं। स्कूल मेंटल हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम का पूरा पर्पस ही यही होता है कि आप एक ऐसा मेंटल हेल्थ प्रमोटिंग एनवायरनमेंट दें स्कूल में, जहाँ पे आपको टारगेटेड इंटरवेंशन नहीं करना पड़े, वो एनवायरनमेंट ही मेंटल हेल्थ को प्रमोट करे। जैसे आप ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चों को रखें जहाँ पे उनके कम्युनिकेशंस हेल्दी हों, जहाँ पे उनमें रेजिलियंस डेवलप हो, जहाँ पे उनमें स्ट्रेस टॉलरेंस डेवलप हो। अगर आपने इन क्षमताओं को बच्चों में डाल दिया, तो इनमें स्ट्रेस रिएक्शन की संभावना अदरवाइज भी कम होगी। इनमें परीक्षा के समय जो परिस्थितियां आती हैं, उनमें अदरवाइज भी कम होंगी। बट ये सच्चाई है कि हमने इस पे बहुत अधिक काम नहीं किया है। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि स्कूल एंड मेंटल हेल्थ प्रमोशन को बहुत ही वाइड लेवल पे इस देश में लागू करने की जरूरत है। जी, जाहिर सी बात है कि 15 से 24 साल की जो एज होती है वो ग्रोइंग एज होती है, पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से भी एक ग्रोइंग एज इसको कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मैं भारत सरकार के कार्यक्रमों की बात करूं, चाहे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हो या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम जो 2017 में बना, मनोदर्पण, इस तरह के अलग अलग मंत्रालयों ने भी कार्यक्रम अपने स्तर पर चला रखे हैं ताकि बच्चों पर परीक्षा का तनाव ना हो। आप जागरूकता की बात कह रहे थे,
दरअसल मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आज भी हमारे देश में तमाम तरह की भ्रांतियां हैं। आपने भी उस बात को कहा, लेकिन साथ ही एक बड़ा मुद्दा ये आता है कि लोग हिचकते हैं। अगर किसी को अवसाद है, डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, उससे लोग हिचकते हैं बात करने में। इसे आप कैसे देखते हैं? एक मानसिक स्थिति में दवाओं से ज्यादा संवाद, चाहे वो डॉक्टर के साथ हो या किसी अपने के साथ हो, कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बहुत सही कहा आपने। देखिए, एक चीज़ ज़रूर बताना चाहेंगे कि हम ये कहते हैं कि जो हमारा ट्रीटमेंट गैप है मानसिक रोग को लेकर, वो 80 से 90% है। मैं थोड़ा और विस्तार में बताऊंगा। उसका मतलब ये है कि अगर कोई 100 व्यक्ति जो हैं, अगर उनको मानसिक रोग है तो सिर्फ 10 से 20% लोग ही उसका इलाज करा पाते हैं, और इसीलिए उसका जो ट्रीटमेंट गैप है वो 80 से 90% है। शायद ही किसी और बीमारी का इतना बड़ा ट्रीटमेंट गैप हो। अब आते हैं कि इसके कारण क्या है। जो बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है कि इसके साथ जो स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, या स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, कि जो एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है, चाहे जिसको हम कहते हैं सेल्फ स्टिग्मा या पब्लिक स्टिग्मा। पब्लिक स्टिग्मा मतलब जो पब्लिक, जो बाकी लोग हैं वो स्टिग्मेटाइज करते हैं। सेल्फ, मैं खुद अपने आप को स्टिग्मेटाइज करता हूँ कि मुझे बाहर नहीं जाना, लोगों से नहीं मिलना, मैं अगर मुझे बीमारी है मैं किसी को क्यों बताऊँ, लोग मेरा बारे में क्या सोचेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है हेल्प सीकिंग के अंदर। इसीलिए लोग जो है ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, इसीलिए लोगों की जो प्रॉब्लम है वो छुपी रहती है, और जब बहुत गंभीर चीज़ हो जाती है तब वो कहते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए था। या तो सबसे इसीलिए बहुत, और आपने बिल्कुल सही कहा, सरकार के बहुत ऐसे प्रोग्राम हैं। मनोदर्पण एक प्रोग्राम ने खुद देखा है जहाँ पे टीचर्स को वो किया जाता है, हम खुद इन्वॉल्व थे उसमें, और जहाँ पे बच्चों को, स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे उनकी समस्याओं को समझना है, या कैसे बहुत सारे रेफरल जो है स्कूल से आते हैं, जैसे बिल्कुल सही डिस्कस किया स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, उसी प्रकार कॉलेज मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, कॉलेज लेवल पे फेलिसिटेशन सेंटर होता है। तो हर चीज़ को सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम जितना जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि देखिए ये प्रॉब्लम है, वो किसी को भी हो सकती है और इसका समाधान है, इसका ट्रीटमेंट है। मैं ये कहता हूँ, हम ये कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट 100% है। अगर आप अपने आप को, अपना हाथ खड़ा कीजिए, आपको कितने लोग हैं आपकी मदद के लिए तैयार हो जाएंगे, और कितनी संस्थान है जहाँ पे, लेकिन आपको अपने आप को बताना होगा कि आप आइए, तब आपको खुद महसूस होगा कि जो बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरी हैं जहाँ पे व्यक्ति जो है पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। तो इसीलिए इसको हमें एक कलेक्टिव रूप में काम करना है, एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है। हालांकि बहुत कुछ हो रहा है, मगर बहुत कुछ करना है, और जो सक्सेस स्टोरी है उसको बताना है, और एक सेल्फ बिलीफ सब में क्रिएट करना है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं है, और मैं इससे उभर कर बाहर आऊंगा और स्ट्रांगली बाहर आऊंगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। आप विश्वास रखिए अपने ऊपर, और साथ ही किसी भी बीमारी से लड़ने का जो हौसला होता है उसको भी अपने अंदर रखना चाहिए। और संवाद, अगर मानसिक बीमारियों की बात की जाए तो संवाद, अपनों से बात, अपनों की चिंता, ये एक महत्वपूर्ण पहलू इसमें होता है, ताकि आप एक दूसरे से संवाद करें, उससे अवसाद भी दूर होता है और एक दूसरे को ऐसी बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी मिलती है। प्रोफेसर सागर, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दिव्यव्रत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।